नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एकलव्य स्टडी मास्टर यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज से हम यूपी टेट 2022 को ध्यान में रखते हुए यूपी टेट के सभी 5 विषयों का संपूर्ण सिलेबस कवर करने जा रहे हैं, जिसकी वीडियोज़ यूट्यूब पर डे अपलोड कर दी जाएंगी। प्लेलिस्ट में जाकर सब्जेक्ट वाइज आप वीडियो को क्रमबद्ध रूप से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को सुलभ बना सकते हैं। प्रत्येक वीडियोज़ का हैंड रिटन नोट्स फ्री पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। ज़्यादा समय न गंवाते हुए सीडीपी की फर्स्ट इंट्रो क्लास को समझते हैं। जैसा कि हमें पता भी है कि किसी टॉपिक या विषय को समझने से पूर्व हमें उसके पाठ्यक्रम को जानना अति आवश्यक होता है। उसी क्रम में बाल विकास के पाठ्यक्रम को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट फर्स्ट है, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है? बाल विकास का अर्थ। बाल विकास का अर्थ सिद्धांत अधिगम के संबंध। तो यानी कि बाल विकास के अर्थ में हम समझेंगे कि बाल विकास किन किन अवस्थाओं में होता है, कौन सा विकास किस अवस्थाओं में होता है, जैसे कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास किस गति से होता है, किस अवस्था में कितना होता है। तो ये सब समझेंगे हम। अवस्थाएं जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, प्रौढ़ अवस्था, इनके बारे में जानेंगे। शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, भाषा विकास एवं सृजनात्मक विकास, यानी कि जैसे क्रिएटिविटी, जैसे किसी भी कार्य को नए ढंग से करना सृजनात्मक विकास होता है। भाषा विकास यानी कि बोलने का कौशल, किस रूप से बच्चा बोलता है। देन संवेगात्मक विकास यानी कि जब संवेगात्मक विकास का बच्चे के अंदर गर्भावस्था के बाद जो गर्भावस्था के बाद की अवस्था होती है, यानी कि बाल्यावस्था में ज़्यादातर विकास होता है, क्योंकि उस टाइम बच्चों को मतलब किसी भी चीज़ के लिए रोता है, कोई भी चीज़ मांगता है तब वो रो के ही मांगता है, या फिर कोई ज़्यादा हंसता है या फिर प्यार दिखाता है, तो मतलब संवेगात्मक विकास यही होता है। देन अब इन सभी विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि कारक क्या होते हैं? जैसे कि वातावरण हो गया एक कारक, क्योंकि अगर अच्छा वातावरण नहीं मिल पाएगा, अच्छी हवा नहीं मिल पाएगी, अच्छा जल नहीं मिल पाएगा, तब भी स्वास्थ्य खराब होगा तो पढ़ाई खराब होगी, तो नैतिक विकास, सामाजिक विकास, ये सब विकास नहीं हो पाएंगे। और देन वंशानुक्रम एवं वातावरण, तो मैंने ये वातावरण के बारे में बताया। और वंशानुक्रम ये होता है जैसे कि माँ बाप से जो गुण प्राप्त होते हैं, माँ बाप के आनुवांशिक गुण जो प्राप्त होते हैं, उसी को वंशानुक्रम कहते हैं। इसको भी हम समझेंगे। नेक्स्ट जो है यूनिट 2, उसे देखते हैं। अधिगम का अर्थ, यानी कि अधिगम क्या होता है? अधिगम होता है सीखना। अधिगम होता है सीखना। सीखने का अर्थ क्या होता है? परिभाषाएं, यानी कि किस वैज्ञानिक ने सीखने की क्या परिभाषाएं दी हैं। जैसे कि वुडवर्थ ने कहा है कि सीखना एक विकास की प्रक्रिया है। प्रभावित करने वाले कारक एवं इसे प्रभावित करने वाले कारक एवं अधिगम के प्रमुख सिद्धांत। अधिगम का प्रमुख सिद्धांत यानी सीखने में कौन कौन से सिद्धांत हैं जो आपको आगे ले जाएंगे। जैसे कि चयन का सिद्धांत, अगर आप किसी भी पाठ्यक्रम को अगर चयनित ढंग से पढ़ते हैं, सुसज्जित ढंग से पढ़ते हैं, सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ते हैं, तो वही आपको पाठ्यक्रम उच्च स्थान तक ले जाएगा। अगर आप उसी को किसी नियम के अनुसार नहीं पढ़ते, किसी भी क्रम के अनुसार नहीं पढ़ते, देन उसका पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। तो ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं यूनिट 3 में क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। तो यूनिट 3 में देखते हैं शिक्षण की प्रमुख विधियां। शिक्षण की प्रमुख विधियां जैसे कि प्रश्नोत्तर विधि हो गई, व्याख्यान विधि हो गई, प्रश्नोत्तर विधि हो गई, व्याख्यान विधि हो गई और विश्लेषण विधि हो गई। तो ये सब विधियां जानेंगे। शिक्षण का अर्थ क्या होता है, यानी कि शिक्षण होता क्या है। शिक्षण की परिभाषाएं, जैसे कि अन्य वैज्ञानिकों ने शिक्षण की परिभाषाएं दी हैं, तो वो परिभाषाएं भी जानेंगे। शिक्षण के सूत्र, जैसे कि शिक्षण के सूत्र आप जानते हैं कि आपने डीएलएड किया होगा या कर रहे होंगे, तो आप इन सब चीज़ों को पढ़ रहे होंगे, क्योंकि डीएलएड करने के बाद ये सब चीज़ें आसान लगने लगती हैं। तो जैसे कि ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर,
अब इनमें देखते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो मतलब शिक्षण का सूत्र ये कहता है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर का मतलब है कि बच्चे को पहले वह चीज़ बताएं जो उसे जानता है, जो जिसके बारे में वह कहीं देख चुका है, तो उस चीज़ को बताएंगे, तब उसे अज्ञात की ओर ले जाएंगे, तब उसे ज़्यादा समझ में आएगा। अब जैसे स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, जैसे कि बच्चा जिस चीज़ को छू सकता है और फिर ऐसी चीज़ को दिखाएं जिसे बच्चा देख भी नहीं सकता, और उसे करना, उस चीज़ को देखना करना आसान ना हो। तो यानी कि आप अगर सरल रास्ते से, और ये हो गया सरल से कठिन की ओर। तो सरल से कठिन की ओर क्या कहता है कि पहले बच्चे को सरल चीज़ों का ज्ञान कराएं, उसके बाद कठिन चीज़ों का ज्ञान कराएं, तो देन बच्चे के समझ में ज़्यादा आएंगी। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। शिक्षण के स्तर क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि पढ़ाई का स्तर क्या होना चाहिए, क्रमिक स्तर, अनुपातिक स्तर, मतलब जैसे कि कोई भी शिक्षण कौशल, किसी भी शिक्षक को पढ़ाने के लिए मतलब कौन कौन से स्तर को यूज़ करना आवश्यक होता है। जैसे कि कोई बच्चा है कि उसे थोड़ा देर में समझ में आ रहा है, तो मतलब पढ़ाई की स्तर को किस हिसाब से मेंटेन किया जाए जिससे कि सभी बच्चों के समझ में आ सके। तो देन देखते हैं कि शिक्षण के उद्देश्य क्या होने चाहिए। शिक्षण सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, शिक्षण लोकतांत्रिक होना चाहिए, शिक्षण व्यवहारिक होना चाहिए, शिक्षण ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी बच्चों का भला हो। तो ये सब उद्देश्य हैं, ये सब उद्देश्यों के बारे में जानेंगे। संप्रेषण क्या होता है, संप्रेषण अगर हम संप्रेषण को आसान भाषा में कहें तो संप्रेषण वह होता है जैसे कि हम आपसे बात कर रहे हैं, तो हमारी बात आपको समझ में आ रही है और आपकी बात हमें समझ में आ रही है, तो ये हुआ सफल संप्रेषण हुआ। तो देन इसके बारे में जानेंगे। संप्रेषण की विधियां भी होती हैं, जैसे कि होता है एक शाब्दिक संप्रेषण होता है और अशाब्दिक संप्रेषण होता है। तो इन विधियों के बारे में भी जानेंगे, पूरा पढ़ेंगे। देन देखते हैं शिक्षण की विधियां। तो शिक्षण की विधियों के बारे में बता दिया मैंने कि जैसे प्रश्नोत्तर विधि हो गई, व्याख्यान विधि हो गई, विश्लेषण विधि हो गई, निष्कर्ष विधि हो गई। अब विधाएं, इनके बारे में जानेंगे। सूक्ष्म शिक्षण मतलब से तात्पर्य और अभिप्राय ये है कि मतलब उसमें ये रहता है कि कोई भी अध्यापक आया 1 मिनट की कक्षा, यानी कि 5 मिनट की कक्षा, कोई भी एक निश्चित टॉपिक को लेके आया, 5 पेज का टॉपिक लेके आया, तो उसने निर्धारित समय में किसी भी टॉपिक को पढ़ाना, यानी कि निश्चित समय में निश्चित टॉपिक को निश्चित मात्रा में पढ़ाना ही न्यूनतम शिक्षण है। और नवीन क्रियाएं, किस किस क्रियाओं के माध्यम से आप शिक्षण को सुलभ बना सकते हैं। देन यूनिट 4 के बारे में हम समझते हैं। यूनिट 4 है विशिष्ट बालक, यानी विशिष्ट बालक कौन कौन से होते हैं। कक्षाओं में विशिष्ट बालक को आप सभी लोग और हम सभी लोग देखते ही है। जैसे विशिष्ट बालक, जैसे कि कोई बच्चा अंधा है तो उसे आप किस माध्यम से समझा सकते हैं, तो उसे ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। समावेशी विधियां एवं समावेशी हेतु उपकरण, अगर उनके समझाने के लिए उनको किन किन उपकरणों का सहारा लेना पड़ेगा, किन किन विधियों से उन्हें आसानी से समझ में आए, इसके लिए जो उपकरण आवश्यक होंगे उनका चर्चा किया गया है यहाँ पे। ब्रेल लिपि, यानी कि जो अंधे व्यक्ति होते हैं या फिर अंधे बच्चे होते हैं उन्हें समझाने के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं, तो इन सब के बारे में भी जानेंगे हम। विशिष्ट बालकों के प्रकार, यानी कि किस मतलब क्लास में जो होते हैं अत्यधिक प्रकार के विशिष्ट बालक होते हैं, जैसे कि शैतान भी होते हैं, तो उन्हें कैसे मैनेज किया जाए। कुछ कमज़ोर होते हैं, कुछ मेंटली कमज़ोर होते हैं, कुछ फिज़िकली कमज़ोर होते हैं, तो उन्हें कैसे मेंटेन किया जाए, उन्हें कैसे क्लास के अच्छे बच्चों के साथ ढाला जाए। तो इन सब के लिए ये विधियाँ हो गई। शिक्षण का प्रारूप, ये सब सिद्धांत वगैरह जो हैं उनके ऊपर किस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, जिस प्रकार से उन बच्चों को अच्छे बच्चों की श्रेणी में लाया जाए। तो देन 5वीं यूनिट है, इसके बारे में जानेंगे हम। 5वीं यूनिट कहती है कि उत्तर प्रदेश मनोविज्ञानशाला, यानी कि मनोविज्ञान के बारे में हम जानेंगे इसमें। मंडलीय मनोविज्ञानशाला,
तो मतलब मंडलीय क्षेत्र पे, मंडलीय स्तर पे मनोविज्ञान शाला का क्या उत्तरदायित्व होता है। DIBT के बारे में जानेंगे, पर्यावरण एवं निरीक्षण तंत्र के बारे में जानेंगे हम, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र के बारे में जानेंगे। देन इसके बारे में हो गया। विद्यालय की सहयोग समितियां क्या होती हैं, जैसे कि आप DLED अगर किए होंगे या B.Ed किए होंगे तो आपकी इंटर्नशिप लगती है, तो उसमें रहता है कि उसमें आपको वर्णन भी करना होता है, एक डायरी बनानी होती है, तो उसमें सभी समितियों का नाम लिखना होता है। जैसे PTA होता है, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, MTA होता है, मदर्स टीचर एसोसिएशन, एवं ग्राम शिक्षा समिति होती है, उसका भी सहारा लेना पड़ता है विद्यालय के सहयोग के लिए, विद्यालय को उच्च स्तर तक ले जाने के लिए। सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन, इन सब के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से सरकारी संगठन होते हैं जो विद्यालय के लिए उच्च कोटि तक ले जाने में योगदान देते हैं, और कौन से गैर सरकारी होते हैं, कौन से सरकारी होते हैं। तो ये सब विषय भी हमारे सिलेबस में हैं, तो इनको हम बड़ी आसानी से और बड़े अच्छे तरीके से समझते हुए करेंगे। देन यूनिट 6 है, शिक्षण में बच्चे क्या सोचते हैं और कैसे सोचते हैं। शिक्षण में मतलब शिक्षण में बच्चों की क्या भावनाएं रहती हैं, क्या मनोवृत्ति रहती है, क्या मनोभावना रहती है कि बच्चे मतलब कोई भी कार्य कर रहे हैं तो किस उद्देश्य को लेकर कर रहे हैं। जैसे कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चों के माइंड में आएगा कि क्लास कब ख़त्म होगी, क्लास कितनी देर में ख़त्म होगी। तो आपको भी ये ध्यान में रखना होगा कि बच्चों को एक निश्चित उद्देश्य के साथ क्लास को चलाएं। जैसे कि कोई भी क्लास या कोई भी टॉपिक लेने का तो बच्चों को पहले उद्देश्य बता देना चाहिए क्लास का, कि आज हम आपको 30 मिनट की कक्षा में यह टॉपिक पढ़ाएंगे, यह टॉपिक आपको 5 नंबर का एग्ज़ाम में मिलेगा, तो बच्चों की इंटरेस्ट बढ़ेगा। देन वैज्ञानिक समस्या समाधान, बच्चों की जो भावनाएं होती हैं उनका वैज्ञानिक रूप में किस प्रकार से हम समाधान कर सकते हैं, इसके बारे में वर्णन किया जाएगा। और फिर इस सिलेबस में भी हमारे अधिगम की बुनियादी प्रक्रियाएं, यानी सीखना, अधिगम का अर्थ होता है सीखना होता है, अधिगम का अर्थ क्या होता है, सीखना। तो सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं तो क्या क्या होती है, इन सब के बारे में जानेंगे हम। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, मैंने आपको बताया था सीखने की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जैसे कि आप वातावरण हो गया, और देन सामाजिक वातावरण हो गया, आनुवांशिक गुण हो गए। तो ये सब जो है ना सीखने की प्रक्रिया में बाधक होते हैं। देन अधिगम एवं अभिप्रेरणा, यानी सीखना और अभिप्रेरणा मतलब इंग्लिश में बोले तो मोटिवेशन। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि आप हिंदी में इतने कठिन लगेंगे और इंग्लिश में इतने सरल होते हैं। तो अभिप्रेरणा को क्या बोलते हैं, मोटिवेशन, यानी कि सीखने की क्रिया में प्रेरित करना ही अभिप्रेरण होता है। देन सीखने की वैकल्पिक विधियाँ, सीखने की कौन कौन सी विधियाँ हो सकती हैं, जैसे कि सीखने की नई नई विधियाँ। बच्चे जैसे कोई भी कार्य कर रहा है तो प्रत्येक बच्चा किसी भी कार्य को नए ढंग से करता है, तो वही सृजनात्मकता होती है और वही वैकल्पिक विधियाँ हैं। सीखने की महत्वपूर्ण एवं त्रुटि का प्रयास, ये सिद्धांत भी हैं इसके कुछ, जैसे कि प्रबलन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूति का सिद्धांत, तो इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। संवेग क्या होते हैं, संवेग थॉर्नडाइक के अनुसार 3 प्रकार के संवेग बताए गए हैं। संवेग यानी कि जब बच्चा छोटा होता है तो रोता है, हंसता है, तो वही संवेग के अंतर्गत आता है। संज्ञान, संज्ञान महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके बारे में जानेंगे कि संज्ञान बच्चा मतलब किसी भी बात को किस प्रकार से अपने माइंड में रखता है और किसी भी सुनी हुई बात को जब समय आने पर अपने जो माइंड में उसकी बात चल रही है उसको किस ढंग से प्रस्तुत करता है, तो वही संज्ञान है। देन हमारा ये यूपी टेट का बाल विकास का ये सिलेबस है। अगर और
आपको मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि इसकी प्रत्येक प्रत्येक वीडियोज़ की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए एकलव्य स्टडी मास्टर।